जय सीएलसी। मैं किशोर शेखावत और मेरे साथ हैं सोलंकी सर, सुखदेव सोलंकी। तो आज हम गुरुनीति का 16वां एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अभी हम बताएंगे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला पोर्शन। हमने एसएम को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहले में 1 से 35 तक के प्रश्न होंगे और फिर आपके 36-70 तक होंगे दूसरे पार्ट में। ठीक है, बेसिक पार्ट पहला है, उसके बाद अपन उसमें जो कॉम्प्लेक्स है वो क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। तो सोलंकी सर, अपन इसको शुरू करें? बिल्कुल सर, यस, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन अपन देखो पढ़े पहले। क्वेश्चन है कि पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय a इक्वल टू माइनस bx। हमें यहां पर इधर रखा है माइनस का bx, क्लियर, where x is a displacement from equilibrium position and b is a constant, the period of oscillation is। तो आपसे पूछा है कि ये कोई एसएम की इक्वेशन है जिसमें a और b आपके x आपका पोजीशन है, b यहाँ पे कांस्टेंट और a यहाँ पे है कण का त्वरण है। ठीक है, तो अपन जानते हैं वैसे a होता है क्या, a इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू x। ठीक है, तो इसको अपन कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई, और इससे अपन b का वैल्यू ज्ञात करते हैं। मेरे पास वैल्यू कितना आ गया, सॉरी ओमेगा हमारे पास कितना आ गया, इसमें ये हो गया, देखो ओमेगा इज इक्वल टू है रूट b। अब आपको इसमें टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड आपको जानते ही हो, t इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये देखो 2 पाई अपॉन रूट b। तो ये इसका हो गया आंसर आपका, रूट 2 पाई अपॉन रूट b। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो गया। ठीक है सर, बढ़िया आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखें ये क्वेश्चन है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, आपको दो दे रखे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला है y1 इक्वल टू 5 sin 2 pi t प्लस दिस, और y दे रखा आपको 5 sin 2 pi t प्लस 5/4। और आपसे पूछा है इन दोनों के आयामों का अनुपात होगा। तो सर बताइए हमारे इसको कैसे करें। दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग कैलकुलेट कर देते हैं, फिर रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं। यस, आप इसमें हेल्प कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो y1 का अगर मैं एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करूंगा तो मुझे जो मिलेगा y1 इज इक्वल्स टू 5 sin 2 pi t प्लस आप कहेंगे 5 रूट 3 cos pi t। तो यहां से अगर मैं एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करूं a1, तो a1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर 75। तो a1 जो मुझे मिला वो मिला 10। यस यस। और a2 की वैल्यू आप देखेंगे यहां, तो सीधे सीधे a2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अगर हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू, हमें जो मिला 2:1, जिसका आंसर हो गया सर थर्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंपल सी प्रोसेस थी, आराम से इसका अपन ने ज्ञात कर लिया। बेसिक प्रॉब्लम थी। बढ़िया गया के ओके। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं अपन। आइए सर, तो थर्ड आपका जो क्वेश्चन सिंपल सा है, ये कह रहा है कि टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। तो आपसे पूछा द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज। तो बेसिक सी कहानी देखो, पहले आपको बच्चों को ये समझ सुनानी पड़ेगी कि हम किस तरह से इसका है वो एम्पलीट्यूड हो फाइंड करते हैं। तो आप देखें हमारे पास दो इक्वेशन है, y1 और y2, और आपसे पूछा इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं इसको y के रूप में लिखता हूं तो y मेरे पास हुआ देखो y1 प्लस y2 हुआ। तो y1 हमारे पास देखो 4 ये साइन और 4 पाई t प्लस pi/2, और प्लस में है हमारे पास देखो 3 cos 4 pi t। अब देखो जैसे अगर ये सेपरेट मोशन होती तो इसका होता एम्पलीट्यूड कितना आपका 4, और इसके भी सेपरेट होने पे कितना होता 3। पर एक्चुअली हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक तरह से दो एसएम का सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो जब सुपर इम्पोज होगी सर, तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके बीच कलांतर कितना है, फेज डिफरेंस से बड़ा रोल करेगा। अब जैसे इसको अपन और फेज डिफरेंस के लिए अपनी शर्त ये होती है कि जो भी हमारे पास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुआ करते हैं वो पहली बात तो प्लस साइन के रूप में होने चाहिए दोनों, और दूसरा ये भी है कि आपने उसको प्लस साइन में कन्वर्ट करने के पश्चात आपकी देखो फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, तब तो आप उसका सुपर इम्पोज ढंग से कर पाओगे, अदरवाइज वो तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसको अपन ढंग से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ देखें इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 4 पाई टी, ओमेगा इसका 4 पाई है, इसका भी 4 पाई है, सेम फ्रीक्वेंसी की है, इसलिए अपन आगे बढ़ सकते हैं। अब ये देखो कोस के रूप में है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो कन्वर्जन आपका ऐसे रहेगा, प्लस यहां कर दो इसको, तो 3 कोस को बदलते अपन साइन, और ये हो गया 4 पाई टी प्लस pi/2। अब ये देखो कि अपन जैसे इसको देखें यहां पर, तो ये तो क्या है
ये है फेज फर्स्ट वाले का और ये है फेज सेकंड वाले का, और दोनों के फेज सेम है। फेज सेम है, फेज डिफरेंस 0 हो गया। फेज डिफरेंस 0 हो गया। बिल्कुल। अब फेज डिफरेंस 0 हो गया तो एक तरह से दो वेक्टर हैं, दोनों सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, और उनको आपको सिर्फ ऐड करना है। तो अब इसका ये है मैग्नीट्यूड कितना 4, इसका 3, सेम डायरेक्शन में, सेम आप कितना इसका नेट हो गया 7। बिल्कुल तो बिल्कुल देखो ये इसका हो गया आपका 4 और इसका हो गया ये 3, और दोनों कैसे सेम डायरेक्शन में, नेट कितना हो गया 4 + 3 7। 7 इसका आंसर हो गया फर्स्ट हो गया जी। ओके, तो बढ़े आगे नेक्स्ट में। बिल्कुल। तो अपना क्वेश्चन हो गया 4th में आ जाते हैं जी। तो देखो 4th आपका क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं सर की हेल्प करता हूं। जी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन मीटर इज गिवन बाय y = 0.2 sin this। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज, तो आपसे पूछा है कि ये मोशन किस तरह की है, ये आवर्ती है कि नहीं है, अनावर्ती है कि नहीं है, इस प्रकार से सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जैसे अगर मैं यहीं देखूं तो हमारे पास ये तो है 0.2 और ये आपका साइन के फॉर्म में, ये कोस के फॉर्म में, साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको एक तरह से सर अपन ऐसे करेंगे 2 sin cos, कॉस में या साइन में कन्वर्ट करते हैं, हाँ, किसी एक फंक्शन में 2 कन्वर्ट sin करते हैं। cos के रूप में और बदलना पड़ेगा। तो आप इसको यहीं बता दें सर कि किस तरह से अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने हाँ। ना ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आपने देखा होगा, Yes. ट्वाइस ऑफ sin थीटा cos थीटा = sin 2 थीटा, ऐसा कुछ मिला है। तो इसी फॉर्म में अगर आप चेंज करेंगे तो मुझे जो मिलेगा y = 0.1, y = 0.1 मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ, क्या मिलेगा आपको, आप कहेंगे sin 10 pi t + 1.5 t मल्टीप्लाई आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 2 थीटा आएगा। Yes. तो यहां से जो मुझे मिला है वो मिलेगा आपको, आप कहेंगे 0.1, और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी कितनी मिल जाएगी, sin ऑफ 20 pi t प्लस में क्या मिला आपको 1.5 का, आप कहेंगे 3 pi आपको मिल जाएगा। तो यहां से ओमेगा की जो वैल्यू मिली मुझे 20 पाई मिल गई है। तो टाइम पीरियड जो मिलेगा t = 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करते ही हमें जो मिला है, आप कहेंगे 2 पाई अपॉन में ओमेगा 20 पाई मिल गया। दैट इज आपको हमें जो मिलेगा 0.1 सेकेंड। और फंक्शन कौन सा है, हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है, 0.1 टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो 3rd जाएगा। बिल्कुल सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड ऑफ 0.1 सेकंड, इसका आंसर अपन कर देते हैं 3rd। बिल्कुल। तो मेनली देखो क्वेश्चन आपका था, तो एक तो अपन बेसिक जैसे जानते हैं, जैसे मान लो कोई फंक्शन हमारे पास है y = a sin ओमेगा t है या y = a cos ओमेगा t है, या जिसको भी हम इस रूप में ले आते हैं, क्यों सर जी। तो जिस भी फंक्शन को अपन जैसे भी थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच करके इस रूप में ले आते हैं, साइन के रूप में, कोस के रूप में, वो फंक्शन आपके होते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब उस पीरियोडिक फंक्शन में आप फिर जो एसएसएम की जो कंडीशन डालते हो वो अगर फॉलो कर जाते हो तो अपन उसको बोलते हैं कि भाई ये फंक्शन आपका है, पीरियोडिक भी होगा और सिंपल हार्मोनिक को शो करेगा। तो जिसको अपन आगे भी थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं और कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं इसका अपन, क्योंकि थोड़ा सा ये दिखता नहीं बच्चों को। तो उसमें अपन करते हैं a = क्या, या a सिंपल सा मैं यूं कर दूं, a ∝ -x, जो भी फॉलो करेगा वो सिंपल हार्मोनिक वो एसएम होगा। और इसको अपन पूरा वेरीफाई कर सकते हैं, इस तरह से इसको बनाया जाएगा जी। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा सर 3rd जी। और गति कौन सी है आपकी, सलाम गति, हार्मोनिक। ओके जी, बढ़े आगे। बिल्कुल। तो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा क्वेश्चन है, स्क्वायर फंक्शन जी मैंने पूछा गया इसमें जी, बहुत प्यारा प्रश्न कई है, बार रिपीट होता है। यस यस। तो और एनर्जी का तो पूरा रोल इसी पे आता है जी जी जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में, या जो अपन वेव वगैरह पढ़ते हैं वहां पे सारा जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल इसी रूप में आती है, साइन बिल्कुल इसके रूप में आती है। तो यहाँ जो sin² ओमेगा t हमारे पास है, तो अपने फिजिक्स में जो मोस्टली देखो अपन पढ़ते हैं, दो इक्वेशन बड़ी काम की होती है। एक होती है 1 + cos 2 थीटा, एक होता है 1 - cos 2 थीटा। ये बहुत ज्यादा काम की होती है। अब 1 + cos सर क्या होता है, 2 cos² थीटा, और ये होता है आपका 2 sin² थीटा। ये यानी इससे सर मैं बताऊं आपको कि पहला टॉपिक अपना शुरू होता है ना बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के लास्ट जो आपका टॉपिक है, उसमें हर जगह ये दो फॉर्मूले तो आते ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये वेक्टर में सबसे अधिक काम आने वाला फॉर्मूला हुआ करता है। अब इसको एक तो ध्यान कर लो कि 1 ++ वाले में तो क्या आपका cos है, माइनस वाले में sin साइन है। आएगा।
इसको दिमाग में फिट कर लो, ये आपके हमेशा काम आने वाला ही होता है। अब सुनो, हमें तो यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ेगी, साइन की, साइन स्क्वायर की। और यहाँ पे देखो इसमें थीटा को ओमेगा कर दो, तो मेरे पास 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब हो गया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बराबर हो चुका देखो 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमारी अप्रोच क्या, जहां से अपन सीखना शुरू करते हैं वहां से फिर अपने काम के लिए होनी चाहिए। तो हमने जो सीखा था अपने क्लास में उससे अपन इसमें आ गए। अब देखो सर, हम इसमें ये कर दें कि sin स्क्वायर ओमेगा टी हमारे पास आ गया कितना, मैं इसको 2 यहां ले आऊंगा, बिल्कुल 1/2 माइनस 1/2 और cos 2 ओमेगा टी आ गया, बिल्कुल। ये मेरे पास इक्वेशन है। अब हमारे पास देखो y हमारे पास है, y डिस्प्लेसमेंट था, y इक्वल टू ये मान लो sin स्क्वायर ओमेगा टी है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, फंक्शन आ गया, अब फंक्शन आ गया। अब देखो हमने कहा था कि जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करने जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, y से पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उससे इसका अपन a निकालेंगे। और अगर a, मैंने पीछे भी कहा था कि अगर a जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसकी कैसा हो, प्रोपोर्शनल हो और उसके अपोजिट हो जी, उसी कंडीशन में ये जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या बनेगा, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन बनेगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन, सॉरी इसको अपन क्या बोलेंगे सर, रिस्टोरिंग का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स से आपने कहा प्रत्यानयन बल होता है, इसको अपन प्रत्यानयन त्वरण के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो ये इसकी मेन शर्त होती है, अगर इसको फॉलो करेगा तो होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अब देखो जैसे मैं a यहां से देखता हूं तो y इक्वल टू मेरे पास है 1/2 माइनस दिस जी, ये मेरे पास है। जैसे इसका अपन करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो 1/2 हो गया जी, इसलिए अब 1/2 वापस कहीं आगे तो प्रोसीड हुआ ही नहीं, तो जैसे इसको आगे अपन लेके चलेंगे तो कभी भी a जो है वो माइनस y के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, बिल्कुल जी। पर है पीरियोडिक मोशन, है, पीरियोडिक फंक्शन मिला तो ऑब्वियसली पीरियोडिक होगी, बिल्कुल पीरियोडिक मोशन है। इसका अपन ग्राफ बना के बच्चों को बता सकते हैं। दूसरी बात देखो, इसमें और काम की बातें हैं, उसकी भी बात करते हैं। तो अपन एक पेज खाली करें, देखो इसमें जैसे मैं छुड़ा दूं और मेरे पास अभी इक्वेशन था कि y बराबर 1/2 माइनस 1/2 और ये cos 2 ओमेगा t। अब एक्चुअली जो अपने पास इक्वेशन थी ना, हमारे पास जो y बराबर था, अपने जो लिखा वो था हमारे पास sin स्क्वायर ओमेगा t था जी। अब ये हमें दे रखा होगा सर जी, और इसमें दे रखा है हमारे पास y इस रूप में दे रखा है, हमें तो फ्रीक्वेंसी ये दिख रही है, विजिबल तो हमारे पास ये होती है, बिल्कुल। अब इंटरनली छुपी हुई तो वो है 2 ओमेगा, वो छुपी हुई है। तो अब जो ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, इसको मैं कहता हूं ओमेगा डैश, को हमारे पास 2 ओमेगा आ गया जी। और ऐसे भी इसका जो अपन निकालते हैं टाइम पीरियड t डैश, वो आपका हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा डैश, और इसको अपन सॉल्व कर दें तो 2 पाई अपॉन ओमेगा डैश हमारे पास कितना 2 ओमेगा, इससे कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू कितनी पाई अपॉन ओमेगा आ गई जी। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, सो इसके टाइम पीरियड हो गया, और फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी 2 ओमेगा है। तो अब ये ध्यान कर लो, जिस भी फंक्शन में कोई भी राशि sin स्क्वायर ओमेगा t के रूप में या cos स्क्वायर ओमेगा t रूप बदलेगी तो उसका कोणीय आवर्ती का मान तो ये होगा, डबल हो जाएगा, यस, और आवर्तकाल उसका आधा हो जाएगा, यानी तेज हो गया, बिल्कुल। आवर्तकाल घटना मतलब फास्ट और आवर्ती बढ़ना मतलब फास्ट, ये चीजें इसमें बड़ी काम आएंगी जी। तो ये अपन इसमें आगे बाद में काम में लेंगे। तो अपना क्वेश्चन था उसमें देखा है, वापस देखो, तो एक तो है सिंपल हार्मोनिक है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आवर्ती फलन तो होगा बिल्कुल, पर इसकी आवर्तकाल कितना होगा, पाई अपॉन ओमेगा। पर इसमें दे रखा आपका सलाह आवृत्ति नहीं है साहब, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2 पाई अपॉन ओमेगा आवर्तकाल के साथ सलाह आवृत्ति नहीं है, दूसरा भी कह रहा है ये नहीं है, ये कह रहा है कि इसमें, तो ये देखो इसमें ये है पाई अपॉन ओमेगा, टाइम पीरियड की कैसी ए पीरियोडिक, ये हटा दो मैं यहां से, तो कंटीन्यूअस बनेगा ए पीरियोडिक, यानी अनावर्त गति है, ये आवर्ती नहीं है, कैसी गति है, ये एक पाई अपॉन 2 आवर्तकाल की आवर्ती, ये भी करेक्शन है यहां पर, अनावर्त गति, सॉरी आवर्त गति तो, हाँ आवर्त तो है बट सिंपल हार्मोनिक, बिल्कुल एक बार हल्का सा करेक्शन कर लो भाई, ए पीरियोडिक तो है बट नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन तो है, बार बार कह रहा हूं मैं, इसमें थोड़ी सी बोलने में जरूरत हो गई है, फंक्शन अपने को पहले मिला है, हां फंक्शन पीरियोडिक है, पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। और क्यों नहीं है उसकी मैंने बात बताई, यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है वो y के नेगेटिव के समानुपात में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, और ये बिल्कुल सही भी लिखा हुआ है, ए पीरियोडिक है बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक को मैं हटा दूं बस, पीरियोडिक बट नॉट एसएम, इससे क्या फील आती है कि ए पीरियोडिक हो जाता है,
तो वो दिमाग में कहीं गड़बड़ हो गया मेरे। बढ़े आगे। जी बिल्कुल। ओके, तो सर आपके लिए प्रश्न आ गया ये। जी ये कह रहा है क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल दे रखा है y इक्वल टू 6 sin 2t minus 0.1x, और आपसे पूछा है क्या किसी क्षण पर परस्पर फेज 2 डिफरेंस मीटर पूछा है। तो सब फेज डिफरेंस अपने को बिल करना है। बिल्कुल सर, आप इसमें बढ़े आगे। बिल्कुल बिल्कुल। यस, फेज डिफरेंस के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, सीधे सीधे आप कहेंगे फेज डिफरेंस फाई अपॉन 360 इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्बडा। तो फेज डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपने कहीं बार यूज किया, मैंने डिग्री के टर्म में ले लिया कि आंसर डिग्री में बाद में चेंज करना पड़ता था, पहले ले लिया डेल एक्स अपॉन लैम्बडा। डेल एक्स की वैल्यू 2 mm गिवन है, बट लैम्बडा हमें कैलकुलेट करना, और लैम्बडा कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन देखिएगा तो फंक्शन जो मिलेगा ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो के की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिली है वो क्या मिली है 0.1 मिल गई, और के इक्वल्स टू आपको मिलता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ से मैं लैम्बडा कैलकुलेट करता हूँ, तो लैम्बडा जो मुझे मिलेगा आप कहेंगे 2 पाई अपॉन में के की वैल्यू 0.1 मिल गई, तो यहाँ से हमें जो लैम्बडा मिला है वो क्या मिल गया 20 पाई मिला। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने पे मुझे जो फेज डिफरेंस 5 मिलेगा वो क्या मिलेगा 360 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और डेल एक्स की वैल्यू आपको 2 दे रखी है mm में, और y की वैल्यू भी आपको mm में दे रखी है, इसलिए आपको यूनिट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सीधे से आप लैम्बडा से डिवाइड कर दीजिएगा 2 पाई से, तो सॉल्व करने पे मुझे जो यहाँ से मिला है दिस मिला है 36 अपॉन पाई, और इसकी वैल्यू किस में आ रही है डिग्री में, ये अप्रोक्स इक्वल्स टू आपको मिल गया है 12 डिग्री। आंसर आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन जो मुझे मिला है वो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक संग्रह क्वेश्चन हो गया जी बिल्कुल। अब जैसे इस क्वेश्चन में जैसे मोस्टली बच्चा अगर तुरंत उसको टारगेट करना हो तो सर मैं थोड़ी सी इसमें बच्चों को बात बताना चाह रहा हूं कि जैसे अपन अक्सर जो पढ़ते हैं डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई इक्वल टू आपका ओमेगा डेल्टा टी होता है, या फिर इसको मैं लिखूं आपका के इनटू डेल्टा एक्स डेल एक्स, इससे भी बना सकते हैं। ये बच्चे को क्या तुरंत याद रखना चाहिए डायरेक्ट, सर ने बताया वो तो उसकी तो कोई उसका मुकाबला ही नहीं है, पर आपको अगर शॉर्ट लंबे टाइम याद करना हो तुरंत तो आपको इस पे फिक्स बस टारगेट करना है। क्या दे रखा था कि आपको दे रखा है 0.1 डेल एक्स की डेल्टा एक्स दे रखा आपने वो कितना जी ये 2 मिलीमीटर, बिल्कुल डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो गया फटाफट आंसर रेडियन में। हाँ, पर ये है किसमें रेडियन, और अगर रेडियन से आपको देखो मेरे पास ये 0.1 आ गया इनटू डेल्टा एक्स हमारे पास कितना 2 था 0.2 आ गया है ना। अब ये सब को के भी यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि y6 ये सब किसमें xy मिलीमीटर में है, तो यहाँ जो k है ना ये 2 पाई अपॉन लैम्बडा है सर, है ना, तो 2 पाई लैम्बडा मतलब रेडियन पर मिलीमीटर में है। बिल्कुल बिल्कुल यूनिट चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, पर वो सब कट गया, ये क्या था क्या रेडियन पर मिलीमीटर इनटू मिलीमीटर, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो शॉर्ट में आप ध्यान रखें इस तरह से, पर ये आया किसमें रेडियन में। फिर अपन जानते हैं एक रेडियन कितना होता है 57.2 समथिंग होता है, तो उससे मल्टीप्लाई करते आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका आप इसको भी काम कर सकते हो, ये तरीका अपने पास और हो गया। तो इस तरह से अपन 2 तरीकों से इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बढ़े आगे जी। ओके सर, अगला क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका देखो अभी इससे पीछे हम बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन हमारा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ ए पार्टिकल व्हिच रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो कौन कौन से ऐसे फंक्शन जो कि एसएम को शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। तो इसमें पर लंबी बहस तो नहीं करेंगे, ये बहुत लेंथी इसका बच्चों को पता है वैसे कि ऐसा करने के लिए डिफरेंशिएट करके आपको ऐसे रिलेशन देखना है, तो बच्चों को पता है, तो सीधे सीधे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस। तो इसमें वैसे आंसर कौन सा होना चाहिए सर आपकी? देखो पैराडिक फंक्शन जो मिला है मुझे, फर्स्ट पैराडिक फंक्शन नजर आ रहा, सेकंड पैराडिक नहीं है, थर्ड पैराडिक है, और फोर्थ आपने का पैराडिक नहीं है। सीन भी हो रहा, सीधे सीन हो रहा कि 2 पैराडिक फंक्शन है, अदरवाइज आपने का दूसरे पैराडिक फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? ए एंड सी होना चाहिए। ए एंड सी, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो यही सॉल्व करें इसको, बढ़े आगे। ओके सर, थैंक यू। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। यस यस, बिल्कुल एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन है जी। तो अब आगे अपन क्वेश्चन नंबर 8 में जी। A particle moves in xy plane according to rule x equal to a sin omega t and y equal to a cos omega t. The particle follows, वो कैसा पाथ फॉलो करेगा उसकी बात की जा रही है। तो इस तरह से अपन कर दें इसको, देखो x equal to मेरे पास है a sin omega t, तो इससे मेरे पास x upon a क्या है सर? x upon a क्या हो गया? sin omega t। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, और फिर हमारे पास है y equal to a cos omega t, तो y upon a हो चुका cos omega t। और अब एक्चुअली पूछा क्या है,
द पार्टिकल फॉलोज, यानी आपसे पूछा एक तरह से ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल, और ट्रेजेक्टरी में कभी टी नहीं आता, ये खास बात होती है। कोई भी दे रखा फंक्शन आपको x का y के साथ कुछ भी दे रखा है, वहां हमको टाइम को तो या t को उड़ाना पड़ेगा। जी कैसे उड़ाएंगे, इसका स्क्वायर सम कर दें, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया। तो ऐसे में देखो इसका स्क्वायर प्लस सम करता हूं, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर जी इक्वल टू sin स्क्वायर, ये y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर। तो इसको जैसे अपन ऐड करेंगे तो देखो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ये बन गया आपका y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, यानी 1 a स्क्वायर सॉरी दोनों में फंक्शन सेम है। यस 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 जी। तो ये हमारा हो गया इसमें y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना हो गया a स्क्वायर, इसको अपन अगले जाए बिल्कुल। देखो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये क्या है एक्चुअली वर्थ की समीकरण है। ये बिल्कुल बिल्कुल ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका मतलब पार्टिकल अगर इसको फॉलो करता है, इनको फॉलो करता है, तो कैसा पाथ होगा उसका, वर्तीय पथ पे मूव करेगा, तो वर्ताकार पथ में मूव करेगा। तो इसका आंसर आपका हो गया सेकंड जी। ओके, तो इसका सेकंड आंसर हो गया। बढ़े आगे जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9th। तो देखें भाई, क्वेश्चन है कि एक कण माध्य स्थिति से असम गति आरंभ करता है, जिसका m a है, आवर्तकाल इसका t है, तो किसी एक समय इसकी गति अधिकतम गति की आधी होती है, तो कण का विस्थापन y होगा। तो बेसिक एक सिंपल क्वेश्चन का हो गया, इक्वेशन क्वेश्चन हो गया। तो करें सर, आप बताएं इसको, बच्चों को हेल्प करें बच्चों की। A particle starts simple harmonic motion with mean position, its amplitude a and time period t at the time when the speed of half of maximum speed। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर रूट ऑफ क्या बोलेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको किसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या दे रखा, मैक्सिमम का जस्ट हाफ दे रखा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो मिलेगा v मैक्सिमम बाय 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा आर रूट ऑफ क्या बोलेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे v मैक्सिमम फॉर्मूला हमें पता है, a ओमेगा मिलेगा, आप कहेंगे a ओमेगा बाय 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा आर रूट ऑफ दिस वन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आपने कहा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से जैसे आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे, तो मुझे जो मिला है आप कहेंगे a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन, तो क्या मिलेगा 3a स्क्वायर बाय 4, और x की जो पोजीशन मिली वो क्या मिल गई √3a बाय 2 आपको मिल गया। बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन जाएगा थर्ड। यस बिल्कुल। तो बढ़े आगे बिल्कुल। ओके सर, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपन ने क्वेश्चन देखा, एक बेसिक क्वेश्चन था, और ऐसे प्रश्न आपके नीट में पूछ रहे हैं। बिल्कुल, इन सालों में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको ढंग से आपको करने चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आ गया 10। तो देखें भाई, क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t। द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a बाय 2 इज। तो हमको पूछा है x बराबर a से a बाय 2 तक का कितना समय होगा। दोनों सेम है, हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है। x a से a बाय 2 के लिए, तो एक तो जैसे अपन क्वेश्चन इक्वेशन से करते हैं, मैं इसमें थोड़ी सी बच्चों को एक हेल्प कर दूं। देखो, जैसे मान लो ये है मीन पोजीशन, ठीक है सर, इसको मैं कर दूं यहां पे x इक्वल टू 0, और ये है इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसको मैं कर रहा हूं x इक्वल टू प्लस a, और यहां पे स्मॉल a के रूप में लिखा, तो इसको कर दूं प्लस स्मॉल a जी, और ये इसकी होगी नेगेटिव एक्सट्रीम x इज इक्वल टू माइनस स्मॉल a। क्लियर। अब कोई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है, मान लो पहले मीन से गति स्टार्ट करता है, एक्सट्रीम पे गया, वापस यहां से आएगा, और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, वापस यहां आएगा जी। ये हो गया एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब इस एक ऑसिलेशन में यदि आपसे पूछे कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो 0 हो गया, और कितना इसमें डिस्टेंस है, तो ये a प्लस a प्लस a प्लस a कितना 4a बन गया। तो एक बात तो पहले हल्की सी बता दें यहाँ पर बच्चों को कि एक चक्कर में इसका विस्थापन तो कितना हुआ 0, और ऐसे में इसकी दूरी तय कितनी हुई 4a के बराबर। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ में ये पूछ लो कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0 हो गई। एवरेज स्पीड कितनी है वो अपन यहाँ से निकालेंगे, तो दूरी बटा समय कर देंगे। अच्छा, तो दूरी हमारे पास कितनी आएगी 4a, तो इस बात को मैं लिख दूं यहाँ पर। और वैसे बच्चे सिंपल जानते भी हैं,
अगर मैं यहाँ ज्ञात करता हूँ वी एवरेज, तो वी एवरेज हमारे पास कितना टोटल डिस्टेंस, मैं इसको ले रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी 0 होगी सर, जी बिल्कुल 0 होगी, है ना, वो बता चुके बच्चे अपन। बिल्कुल। अब ओनली मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ बच्चों ना, स्पीड एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो एवरेज स्पीड अपन करेंगे तो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जी कुल दूरी बटा कुल समय। समय। और ये पूरा एक ऑसिलेशन है, तो देखो इसमें टोटल डिस्टेंस तो कितनी हुई 4a, और कुल समय कितना आपका हो गया कैपिटल टी, टाइम पीरियड के बराबर, तो 4a अपॉन टी। अपन इसको चाहें तो देखो 4 ये a अपॉन टी, टी आपका होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसको पढ़ लेता हूं जी, और ये हो गया देखो हमारे पास v मैक्सिमम। जी, तो एक तरह से ये हो गया 4 अपॉन 2 पाई, इसको उड़ा दूं क्या, जी जी, तो 2 अपॉन पाई हो गया ना, जी जी जी, तो ये देखो हमारे पास है 2 अपॉन पाई इंटू वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, ये इसकी होगी एवरेज वेलोसिटी, स्पीड। हाँ स्पीड, स्पीड एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो हमने दोनों बातें कर ली। अब देखो मैं इसको एक बार यहां से हटा दूं, ये हमारे काम की बात 20 की आगे थी, इसको अपन यहां से हटाएं क्योंकि बच्चों को हमें यहां से कुछ बातें और बतानी है। तो एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। देखो अब देखो सर, मोस्टली जो अपने क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो उस क्वेश्चंस में मान लो यहां एंगल 0 डिग्री का है और ये एंगल मान लो अपने ले लिया 30 डिग्री का, और ये मान लो हमारे पास एंगल है 45 डिग्री का, और ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। तो जैसे आप मीन से जाते हो प्लस एक्सट्रीम तक, तो एंगल ट्रेवल पे कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री, फिर वापस यहां से कितना, फिर 90, फिर यहां से 90 फिर 90, टोटल कितना 360 हो गया, 360 हो जाएगा कम, क्या कोई इश्यू नहीं है। अब देखो जब इन सब के बारे में, इन सारों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बात बहुत अच्छी बन जाएगी। देखो मैं यहां से मैं कई चीजें और इस तरफ भी मान लो यहाँ 0 30 45 60 90, और वापिस अपन इसमें आएंगे तो ये बन गया मान लो 90 से कितना 120, ये आपका 135, ये बन गया आपका 150, ये आपका 180, फिर इस तरह भी इसको अपन आगे पूरा प्रोसीड कर सकते हैं, तो जाने का पूरा सारा एंगल बन जाएगा। ये बहुत ही काम की चीज बन जाएगी देखो ऐसे में, पर ज्यादा अपन इसमें समय नहीं दे पाएंगे। जो काम की बातों पे मैं चर्चा करता हूं, मैं यहाँ पर पेज खाली करता हूं देखो, और अब यहां डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना x इक्वल टू 0 था, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट अपन ज्ञात करेंगे तो y इक्वल टू a, जब यहां से गति स्टार्ट हो रही तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू a sin थीटा बनेगी। तो यहां sin 30 कितना होता है a/2, और 45 कितना हो गया a/√2, और 60 कितना हो आपका √3 a/2, और ये बन गया 90 पे a। अब ये बातें पीछे इस तरफ लागू हो जाएंगी। यहां पर भी मैं 3 पार्ट किए हैं, तो ये आपका हो गया a/2, ये आपका बन गया a/√2, ये बन गया आपका √3 a/2, और ये हो गया आपका a, और ये सारे कैसे माइनस में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मापा जाता है मीन से, और मीन से इस तरफ दूर की तरफ, यहां प्लस में, यहां दूर की तरफ माइनस में। ये बात क्लियर होगी, ये सारे कैसे प्लस है, सारे माइनस। अब देखो कि अगर कहीं पर भी आपको समय पूछ लिया, तो अगर उसको हमें बिना किसी ज्यादा समस्या के बहुत सिंपल वे में करना हो, तो अपन जानते हैं जैसे कि एक चक्कर को पूरा करने में टाइम तो सॉरी एंगल तो आपका 2 पाई बिल्कुल, और और इसमें टाइम कितना होता है t, और ये कितना 360 डिग्री का है ना। तो 360 डिग्री में अगर समय आपका t लग रहा है तो 180 में कितना हो गया ये आपका t/2 हो गया, और ऐसे में 160 है कितना, इसको मैं यहां कर दूं 30 × 60, तो 30 का मुझे निकालना 6 भाग दे दूं t/12, 30 डिग्री में समय कितना हुआ t/12। और अगर कोई बच्चा 15 डिग्री याद कर लेता है t/24, तो उसके सारे प्रश्न ऐसे कैसे बन जाएंगे, सीधे हो जाएगा, ट्रिक से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सिंपल काम बन जाएगा। अब देखो क्या करना है कि आपको ध्यान करना पड़ेगा 0 30 45 पे कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था। आप देखो a/2 से a जा रहे हो, है ना, जब a/2 से a जा रहे, कहीं कुछ नहीं पूछ लिया, जैसे मैं अगर क्वेश्चन की बात करता हूं, वापिस देख आता हूं देखो क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन a से a/2 का है, यानी आप कहां से कहां आ रहे हो, a से a/2, a से a/2। आपको जब भी टाइम ज्ञात करना हो तो आप ये देखो कि a से a/2 आने में कितना कोण तय किया गया, और देखो सर अपन को मालूम पड़ रहा है यहां से 30 तो पूरा 60 है, तो यहां से यहां आने में कोण यानी कलांतर कितना तय किया जा रहा है 60 डिग्री। 60 क्या 15 का 4 गुना है। तो मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ देखो, मैं बहुत ही शानदार सी बात बता दूं, देखो यहां पर एक मैंने सिर्फ इतना बोला है आप लोगों को कि आप 15 डिग्री कलांतर के बराबर समय याद कर लो कितना t/24 है। अब जब भी प्रश्न आता है निश्चित रूप से कोई यहां से यहां का, यहां से कहीं भी पूछ लिया,
ये पूछे a/2 से a/√2 पे कितना टाइम लगा, तो जानते हैं a/2 से यहाँ का कोण कितना 15 डिग्री, तो आंसर भी कितना t/24 है। और प्रश्न में आपको t दे रखा होगा, ये अपन किसी तरह से निकाल लेंगे उसको, तो प्रश्न आपका यहाँ से हो गया। तो एक तो बात ये बहुत काम की हुई। अब देखो दूसरी बात यहाँ पर एक और, कि जैसे अपन वेग ज्ञात करते हैं, तो वेग भी मैं इसके साथ अटैच कर सकता हूं, और वेग के साथ अपन इसको अटैच पहले नहीं करें, अपन जानते हैं सर देखो कि इसका जो त्वरण होता है वो है माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो जो एक्स है उसी के साथ ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर दो, तो आपका त्वरण वाला फॉर्मूला एक्सीलरेशन मिल जाएगा। जस्ट वही, बस इतना है कि यहाँ पे एक्स को दिशा के साथ रखोगे आप, तो पार्टिकल जब यहां से इस तरफ जा रहा है तो त्वरण इस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन रहेगा, तो विस्थापन इस तरफ, त्वरण इस तरफ, यहाँ विस्थापन इस तरफ, त्वरण इस तरफ मिलेगा। तो इनमें इन सारों पे त्वरण कैसे नेगेटिव है ना, और इस तरफ त्वरण कैसे होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और सिंपल हार्मोनिक्स में ऐसा होता ही ऐसा विस्थापन होता के विपरीत होता है। तो ये जो एक चीज अपन यहाँ तैयार कर रहे थे, उसमें अभी तक मैं इस प्रश्न को यहीं तक रोकता हूं, और मैं यहाँ इस क्वेश्चन को अगर बताऊं आपको, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि a से a/2 के लिए, तो a से a/2 कितना कोण हुआ सर, 60। 60 कितना, 15 का 4 टाइम 4 गुना, तो t/24 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो कितना आंसर है, t/6। t/6। अब ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, बस इसको ढंग से तैयार कर लो, आप एक प्रश्न अच्छे से तुरंत ऐसे भागना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो बढ़िया आ गया इसमें। बिल्कुल। ओके, तो ये बात अपने बच्चों को एक शानदार सी बता दी। अब आगे बढ़े वाले हो, आपका प्रश्न है कि ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर एट द मीन पोजीशन, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इज। तो सर इसमें आप करें, हेल्प करें बच्चों की। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम बनाई वो सेम प्रॉब्लम वापस से आ गई, न्यूमेरिकल फॉर्म में है। यस, देखो इनकी वेलोसिटी जो मेन पोजीशन पे 10 सेंटीमीटर पर सेकंड देगी, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या मिलता है आपको, मैक्सिमम मिलता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो मुझे दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, और किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जो मुझे दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी जो मिला जस्ट हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस कंडीशन में अगर मैं इक्वेशन अप्लाई कर दूं, इससे पहले आपने सॉल्व किया, वहां से भी आप देख सकते हो, तो वहां से जो हमें मिला था x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या मिली थी, x की वैल्यू आपको मिली थी √3a/2 मिली थी। यहां से सॉल्व कर दीजिएगा। अगर यहां से सॉल्व नहीं कर पाओ तो आप इक्वेशन लगा दीजिए। इक्वेशन भी आपके पास है, कौन सी, v = ओमेगा √a² - x²। पर नीट के लिए आपको क्या करना था, अप्रोचेबल वे से जाना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करना होगा, तभी हम उस टाइम में उसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ एक की वैल्यू आपको गिवन है, कितना करेगा, 4 सेंटीमीटर। जैसे मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है कि √3/2 × 4, दैट इज हमें जो मिला है आप लेंगे 2√3 यूनिट सेंटीमीटर में थी, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर में ही मिल गई। ये इस प्रॉब्लम को अप्रोचेबल वे से हमने सॉल्व किया है। यस यस, तो इसका आंसर हो गया थर्ड आंसर। यस, बढ़िया सर जी बिल्कुल। ओके, तो अब अपन आगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर दिस एंड दिस, द एंगुलर वेलोसिटी विल बी। जी, तो हमसे दे रखा है कि वेलोसिटी कौन सी, मैक्सिमम। तो देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो अपन ये कहें कि v मैक्सिमम, वो तो सर जानते हैं अपन a ओमेगा होता है, a ओमेगा, और एक अपने पास है इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन त्वरण अधिकतम, वो कितना आपका ओमेगा स्क्वायर इनटू a होता है। जी, अब इन प्रश्नों में मैंने दो चीजें आपसे पूछेगा, या तो ओमेगा या फिर a दोनों पूछ सकता है हमसे। ओमेगा से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर, बिल्कुल टाइम पीरियड, फिर सारी चीजें आपकी यहाँ मिक्स हो जाएंगी। तो अगर मैं इस पेज को डिवाइड कर दूं सर, तो डिवाइड करने पे मेरे पास a ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो यहाँ इनको डिवाइड करते मेरे पास देखो आया कि v मैक्सिमम अपॉन मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/ओमेगा। क्लियर? अगर मैं इसमें देखो इनको मैं यहाँ पर ऐसे करता हूं कि मैं इसका v मैक्सिमम जो है इसके स्क्वायर में और f मैक्सिमम से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास यहाँ a² ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ओमेगा स्क्वायर a, तो यहाँ मेरे पास क्या बचा, a बच गया। तो ये एक तो जो नया कोई क्वेश्चन बन जाए भी, इस प्रकार के प्रश्नों में दो चीज पूछेंगे, या तो पूछेगा आपको ओमेगा से t निकालना या ओमेगा से t सब निकालना, या फिर आपसे a पूछेगा, अब a वगैरह पूछेगा, तो अब हमारा काम हो गया। हमसे क्या पूछा सर, इसमें वस्तु का कोणीय वेग, इसका मतलब पहले से अपन करते हैं इसको, बिल्कुल डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास v मैक्सिमम कितना हुआ 2, और ये कितना है 4, तो 1/2 आ गया। तो जैसे इसको अपन यहाँ लिखेंगे 2/4 यानी 1/2, तो ओमेगा हमारे पास कितना 2, तो 2 रेडियन पर सेकंड, इसका आंसर हो गया 4th आंसर।
चलो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। अब ये नीट के लिए बहुत प्यारा प्रश्न है भाई, इसको ढंग से तैयार कर लो। ये मान लो कि अगले नीट में क्वेश्चन आने वाला है, अब ये पूछे ये अगले एग्जामिनर की इच्छा पर, उसी इच्छा पर डिपेंड करेगा। तो बढ़े आगे क्वेश्चन में जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ये प्रश्न आपका हो गया कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग दिस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज इज 0.01 मिलीमीटर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। आपसे पूछा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो कर दो सर इसको, कैसे होगा ये? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, बच्चे को फॉर्मूला याद है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो मिला आपको वो क्या मिला है, देखिएगा आप कहेंगे ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आपको मिलता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आपको मिलता है। नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करना, यहाँ पे डायरेक्शन कहीं दे नहीं रही तो हम नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू जो मुझे मिलती है वो क्या मिलती है, 2 पाई एफ मिलती है। जैसे मैं वैल्यू पुट करता हूं ये मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ की वैल्यू आपको दे रखा है 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई आप कहेंगे 60 हर्ट्ज का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए एम्पलीट्यूड जो आपको दे रखा है 0.01 मीटर दे रखा है। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करते मुझे जो मिला है आप कहेंगे 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई आप कहेंगे 0.01 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये जो मुझे मिला है वो मिल जाएगा दिस वन 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 4 36 मल्टीप्लाई 4 144 पाई स्क्वायर क्या मिलेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, फॉर्मूला हमें याद है। नेगेटिव साइन, आप नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर कर दिया, किसी में दे नहीं रखा, तो आपको ये मिल गया मैग्नीट्यूड मिल गया। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन 144 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल। तो बढ़े आगे क्वेश्चन नेक्स्ट में जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये इन एसएचएम मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज एट। बिल्कुल, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे होता है? तो अभी पीछे अपन बात कर रहे थे कि f जो आपका है माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू x, तो x पे डिपेंड कर रहा है। तो आप ये देखें x इक्वल टू 0 पर या फिर x इक्वल टू आपका प्लस माइनस a पर। तो जैसे कि आपको पता है x इक्वल टू 0 आपने पुट किया तो 0 हो गया, तो मैक्सिमम कहां पे होगा, एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पोजीशन, कौन सा एक्सट्रीम, प्लस माइनस दोनों। तो आपका आंसर कौन सा आएगा इसमें, ये है एम्पलीट्यूड की पोजीशन, तो फर्स्ट हो गया भाई। हां, एक्सट्रीम पोजीशन एम्पलीट्यूड पोजीशन आ जाएगी, फर्स्ट आंसर हो गया फर्स्ट। बढ़े आगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी पार्टी, अभी अपन ने क्वेश्चन क्या हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको दे रखा है इसमें अधिकतम त्वरण अल्फा और अधिकतम इसका वेग कितना है बीटा, और पूछा इसमें टाइम। तो ये तो अपन अभी पीछे क्या तो वही कर दो इससे। बिल्कुल सर, तो मैं इसको देखो, आपका ये है अधिकतम त्वरण यानी F मैक्सिमम अपॉन V मैक्सिमम, और ये आपको दे रखा है कितना, अल्फा अपॉन बीटा, और ये वैसे होता है क्या है सर, ओमेगा स्क्वायर इनटू a, और ये आपका ओमेगा इनटू a से a कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपको मिल गया ओमेगा। तो इसको अपन यहां कर दें 2 पाई अपॉन t, डायरेक्ट होगा ना जी। तो t हमारे पास कितना हुआ, 2 पाई इनटू बीटा अपॉन अल्फा जी, 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। तो मेरे हिसाब से ये आपके हिसाब से आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन बस। ओके, बढ़े आगे। बिल्कुल, यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर गिवन बाय this x1 and x2, the ratio of amplitudes first and second motion and the phase difference then are respectively। ये पहला प्रश्न देखो आ गया ना, प्यारी प्रॉब्लम है। तो इसमें अपने पास ये x1 फेजर डायग्राम से बनाएंगे तो मजा आ जाएगा, उसी से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो x1 हमारे पास है a sin omega t, a cos omega t, और ये हो गया आपका a sin omega t plus a by root 3 cos omega t। तो इसके लिए अपन पेज खाली कर ले। बिल्कुल। तो उससे पहले अपन इसकी इक्वेशन को लिख ले। देखो, तो x1 हमारे पास है a sin omega t plus a cos omega t, और x2 हो गई सर a sin omega t plus a by root 3 cos omega t। अब हम पेज को खाली कर लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में अब हमको पूछा, एक तो पूछा सर हमसे से इन दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना है जी, और दूसरा फिर पूछा कि इसके दोनों के जो फेज है उनका डिफरेंस कितना है। उसके लिए दोनों के फेज आपको मालूम करनी पड़ेगी। तो देखो, ये हमारे पास साइन फंक्शन है, ये आपका कोस, चेंज करोगे तो ये बन गया sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। तो इनका खुद का तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2।
और ऐसे उसका भी कितना पाई बाई 2 हो गया। तो फेज डायग्राम से इसको अपन चेक करते हैं, तो इस वाले में देखो, इसको अपन यहां ले लें ए, तो इसका है एम्पलीट्यूड और इसकी फेज कितनी है ओमेगा टी, और ये इसको अपन बदलेंगे तो ए ये बन गया देखो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो दूसरे वाले का फेज तो है कितना ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, जो इससे कितना एक्स्ट्रा है पाई बाई 2 कर गया, पाई बाई 2 इससे लीड कर रहा है, बट उसका एम्पलीट्यूड कितना ए है, ये मिला, और इसकी फेज में इसके साथ लिखना चाहूं तो ओमेगा टी प्लस कितना हो गया पाई बाई 2 हो गया। अब दोनों ये इसका ए और ए दोनों का अपन निकालें रिजल्टेंट ए आर, वो कितना है 290 पे, तो √2a हो जाएगा। अब √2a, बट देखो ये हमारे पास यहां से इसकी हाइट कितनी a, ये भी a, तो इस एंगल को मैं यहां मान लो इसका φ1 tan φ1 कितना हो गया a अपॉन a यानी 45 डिग्री। तो इस फर्स्ट वाले का φ1 आपको मिल चुका है 45 डिग्री। ये फर्स्ट वाली वेव जो है ना उसका फेज है, पेज मिल गया, है ना। अब दूसरे में बात करते हैं इस वाले में, तो ये मेरे पास है a और ये a बाई √3। अब इसको भी अपन ऐसे कर लेते हैं, इसकी फेज कितनी ये बन गई, इसकी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आएगी, तो इसको भी अपन वैसे ही ट्रीट कर दें, तो ये तो इसका a, ये आपका a बाई √3, और इन दोनों का अपन निकालते हैं, ये आपका हो गया ए आर, क्लियर। अब इसमें ये इसकी हाइट में यहां लिखूं 1 अपॉन √3, तो सर जैसे ये दोनों आपस में 90 पे हैं, तो एक तो इसका एंगल मुझे निकालना है, इसको फाइव कर दूं, तो ये tan φ2 बराबर कितना हुआ, दिस वन यानी a अपॉन √3 अपॉन a यानी 1 अपॉन √3। ऐसे में φ2 तो हमारे पास कितना आ चुका, देखो 30 डिग्री आ गया, कितना हुआ 30 डिग्री, ये हो चुका है सर 30 डिग्री। अब रही बात इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ ए आर, तो ये ऐड कर देते हैं, ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 3, तो 1 प्लस 1 बाई 3 यानी 4 बाई 3, तो इसमें देखो हमारे पास 2 अपॉन √3 a। सही क्या सर मैंने, जी बिल्कुल सही। अब देखो हमारे पास इसमें तो a r कितना था √2a, इसमें कितना आपका √2a बाई √3 जी। तो एक तो हमसे पूछा है इसका रेशियो, तो मैं इसका कर दूं a1 अपॉन a2, तो a1 तो सर हमारे पास कितना था √2a, और ये बन गया आपका 2a बाई √3, इसको अपन ऊपर ले जाएं, a से a कैंसिल हो गया, √2 से तो ये हो गया आपका देखो √3 अपॉन √2, या साथ में मिला दें तो कितना 3 बाई 2 का रूट हो गया। ये तो आप एम्पलीट्यूड का रेशियो हो गया। अब इसकी फेज कितनी सर 45, वो कितनी 30, तो डिफरेंस कितना 15 डिग्री का। तो बहुत बेहतर सी प्रॉब्लम हो गई, बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल सिंपल सा, पहले आपको इसमें पहले का फेज को चेक कर लो, दोनों का नेट निकाल लो किस फेज पे थे, एंगल पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ एंगल 90 का है, 62 भी होगा, उस हिसाब से इसको अपन चेक करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़िया है क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन आपका हो गया 17। तो सर आप इसमें देखें थोड़ी सी हेल्प करोगे? जी जी बिल्कुल। यस। A point performs simple harmonic oscillation of period t and equation of motion given by x is equals to sin omega t pi by 6 after the eclipse of what fraction of time period the velocity of the point will be equals to half of its velocity। तो सबसे पहले आपने इसकी वेलोसिटी की आप इक्वेशन देखेंगे, तो वेलोसिटी की इक्वेशन जो मुझे मिलेगी कि x इज इक्वल्स टू क्या दे रखा आपको, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 आपको दे रखा है। यहां से मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो v इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट करते आपको जो मिला है वो क्या मिल जाएगा, ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ये इनिशियल फेज है जो कांस्टेंट रहेगा। यहां से वेलोसिटी मिल गई। इन्होंने क्या पूछा है, वो टाइम पूछा जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम का जस्ट हाफ हो जाएगा। तो मैक्सिमम का जस्ट हाफ हो जाएगा, तो इसको मैं किसके इक्वेट कर दूं, आप कहेंगे v मैक्सिमम बाई 2। तो जैसे आप इक्वेशन पुट करेंगे तो हमें जो मिला है ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू v मैक्सिमम क्या मिलेगा सर, मैं यही कर दूं, देखो एक बार आपकी हेल्प कर दूं, a ओमेगा बाई 2 और यहाँ a हमारे पास कितना 1, तो ये ओमेगा बाई 2 हो गया। अब आगे बढ़ो सर। जी बिल्कुल, ओमेगा बाई 2 हमें मिल गया। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, और ये वैल्यू जो आपको मिली cos के टर्म में 1/2 का मिलेगा 60 डिग्री पे, और 60 का मतलब पाई बाई 3 आप पुट करेंगे तो मुझे जो मिला है, यहाँ से इसको कंटिन्यू कीजिएगा, आप लेंगे cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 जो मिला है
वो किसके बराबर मिल जाएगा आपको 1/2 मिला, और 1/2 से आप देखेंगे तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी π/3 मिल जाएगी। Yes. ओमेगा टी प्लस π/6 इज इक्वल्स टू हमें मिला π/3। तो ओमेगा टी जो मिला है वो कितना मिला आपको π/3 माइनस π/6, दैट इज आपने का π/6 आपको मिल गया। yes. तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू में पुट कर दो तो 2πt अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू π/6 आपको मिल गया। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और t इज इक्वल्स टू हमें जो मिला है t/12 आपको मिला। t/12 पे वेलोसिटी जस्ट हाफ हो जाएगी गिवन फंक्शन में। तो इसका आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। बिल्कुल सर। अब जैसे अभी सर अपन पीछे बात कर रहे थे, है ना, जैसे अपन इस क्वेश्चन को यहां तक अपन इसको लेके आ गए और यहां तक क्वेश्चन आने के बाद देखो हमारे पास है कि ओमेगा टी प्लस π/6 इक्वल टू ये मेरे पास वैल्यू आई। तो उसको सोल्व करने के बाद में ओमेगा टी हमारे पास कितना देखो आ गया, आपने निकाला इसको कितना हो π/6 आ गया, यानी कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया। 30 हो गया। 30 का मतलब 15 का डबल हो गया। पता क्या था t/24, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो t/12। t/12 ठीक से वो चीज बच्चों में बहुत काम आ जाएगी। बिल्कुल ये तो इतना तो वैसे के वैसे करना ही पड़ेगा। उसके बाद समय बचाने के लिए आप उस चीज को दिमाग में काम ले सकते हो। फंडा आपको अप्लाई करना होगा। हाँ। फंडा जितना अप्लाई करोगे उतना आपका पेपर जल्दी हो जाएगा। ये फंडे बस ऐसे नहीं, पूरे कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए। हाँ, हर कुछ बना लिया ऐसे ना, फिजिक्स में फंडा हाँ। सारे कॉन्सेप्ट्स होता है, ऐसे Yes, बनता ही नहीं है। कई बच्चे कर लेते हैं अपने हिसाब से कर लेते हैं। हाँ, अपने हिसाब से कभी नहीं करना, वो नहीं टीचर करना है। बता रहा उसी से Yes. आपको फॉलो करना है। यस। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 में। तो देखिए क्वेश्चन आपका है कि a particle executes simple harmonic oscillation with an amplitude a, the period of oscillation is t, the minimum time taken by the particle to travel half of that amplitude from the equilibrium position। अभी अपन पीछे बात करके आए, वही तो आई बात। बिल्कुल देखो ये मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और ये मान लो मैं यहाँ x कितना मेरे पास a/2 मिल जाएगा। जस्ट तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़े अच्छे से। टेबल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है, और यहां से a/2 के लिए, और कितना भी a/2 जाने का भी आने का भी होता है ना, पर कम से कम कौन सा है, यहां से जाने वाला है। तो ये भी ध्यान रखना, जाकर के वापस भी तो आसपास a/2 पर, और वो आपसे पूछा कम से कम, तो x इक्वल टू 0 से a/2 हो गया। अब अभी अपन पीछे बात कर रहे थे कि a/2 a/√2 √3 a/2 फिर आपका a, तो यहां से यहां एंगल कितना 30 डिग्री का था भाई, बिल्कुल है ना, और 30 मतलब 15 का डबल, 15 का था t/24 मल्टीप्लाई करो t/12, इसका आंसर भी कौन सा आएगा। विदाउट इक्वेशन अप्लाई किया आप आंसर टिक कर सकते हो विद इन 10 सेकंड। अब अपने सीखा ना, वो अब इसको काम मिलना शुरू कर दो बस। जी बिल्कुल। तो बड़े अपन क्वेश्चन बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट में क्वेश्चन 19। तो ये क्वेश्चन आपका देखो, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत विकल्प का चयन कीजिए। जी तो ये एक तरह से बेसिक सिंपल हार्मोनी जो स्टार्ट करते हैं ना, जैसे वहां का प्रश्न आ गया। तो इसमें जैसे अपन बात करते हैं कि एक तो जो मोशन आपकी होती है देखो पीरियोडिक मोशन, ठीक है, और दूसरी मैं कहता हूं कौन सी, ऑसिलेटरी मोशन, और तीसरी फिर बन गई आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तीन तरह की मोशन अपन स्टार्ट करते हैं जो कि रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद फॉलो होती है। अपने पाथ ये सब की शर्त है जी, यानी ऐसी जो मोशन जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने आप को रिपीट करती है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, जिसमें अगर किसी मीन पॉइंट के अबाउट होती है वो बन गई ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद हम कहते हैं कि ऐसी कोई मोशन जिसमें एफ या जो आपका त्वरण वगैरह है वो क्या आ जाए, वो माइनस का कर दूं यहाँ पर, जैसे ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स या एफ समानुपाती कितना -x हो जाए, या इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस का kx जैसा हो जाए, या रिस्टोरिंग फोर्स समानुपाती माइनस का x हो जाए, यानी एक तरह से अल्प आयाम के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के रूप में हो जाए मोशन, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कहीं न कहीं इनका आपस का रिलेशन है। बिल्कुल। अब रिलेशन क्या है देखो, तो बच्चों के लिए शानदार से बता दूं मैं यहाँ पर कि सारे प्रकार की एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन होती है जी, और सारे प्रकार की एसएचएम पीरियोडिक मोशन भी होती है, यानी उल्टे रूप में दोनों ही हमेशा वैलिड है। दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, देखो वापस कि ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी मोशन, ऑल एसएचएम आर पीरियोडिक मोशन, पर इसका उल्टा सही नहीं है। ऑल पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन, ऑल पीरियोडिक आर नॉट एसएचएम, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर नॉट एसएचएम, ये लागू नहीं होते हैं साहब।
इसमें इसको उल्टा भी अपन बोलेंगे तो ये भी इसमें सही है। बिल्कुल, ये सारे प्रकार की ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? पीरियोडिक मोशन पैरेडिक मोशन होती है। सारे टाइप की एसएम पीरियोडिक होती है, सारे टाइप की एसएम आपकी ऑसिलेटरी। लेकिन इस रूप में सब सही, इस रूप सारे गलत हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ मुझे लग रहा है। तो जैसे इसमें देखें आप, ये बोल रहा है कि प्रत्येक एसएम आवृत्ति होती है। करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रत्येक एसएम दोनों गति होती है, बिल्कुल सही करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रत्येक कंपन गति एसएम होती है। यहाँ थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हो भी सकती है, नहीं होगी, क्योंकि ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक हो ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक कुछ उसके हो सकते हैं। हाँ, जिस कंडीशन में एम्पलीट्यूड या फिर आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं भाई। जैसे अपन ये कहा है बात, ईच वाइब्रेशनल मोशन, तो वाइब्रेशन तो बड़े भी हो सकते हैं, अधिक आयाम के हो सकते हैं, कम के हो सकते हैं, पर उसमें से कम वाला ही आपका सिंपल हार्मोनिक बनेगा, सारे नहीं बनेंगे। इसलिए हम इसकी एक बाउंड्री तय कर दी है कि इस तरह से आप इसको आराम से क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। थर्ड, तो ये हो गया आपका थर्ड। और वैसे अपन जानते हैं ऐसे दो प्रकार की होती है, कौन सी? रेखीय और कोणीय। वो अपन पढ़ते हैं आराम से। देखिए, सम पार्टिकल्स आपके स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, जैसे अपन पढ़ते हैं, मान लो कोई स्प्रिंग पेंडुलम है, उसको अपन अल्प आयाम से ऑसिलेट करते हैं, ये आपका बन गया रेखीय वाला। और कोई आपका जो आपका सरलोलक वगैरह होते हैं, एग्जांपल हो सकते हैं। इस तरह से आप इनको ट्रीट कर सकते हो। बाकी ये जो आपका दो टाइप से, उसको अपन सेकंड पार्ट में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, वहां पर स्प्रिंग पेंडुलम वगैरह ये पढ़ेंगे सर। क्यों? जी बिल्कुल, तो बढ़ेंगे इससे आगे। बिल्कुल, जिसका आंसर आपका हो गया था थर्ड। अब आपका प्रश्न आ गया, देखो 20। तो 20 में क्वेश्चन आपका है कि ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन आर v1 एंड v2। तो आपसे पूछे इसका टाइम पीरियड कितना होगा जी। तो बेसिक सी क्वेश्चन हो गया आपका, x1 पे v1 दे रखा है, x2 v2। तो इस श्रृंखला में आप इसको करते हैं, इसको सर आप कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी की जो इक्वेशन हमें मिली थी, बार-बार वो इक्वेशन मिलेगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल्स टू आप कहेंगे ओमेगा r डॉट a स्क्वायर माइनस x। ये सिंपल इक्वेशन आपको मिल गई, जो कि आपको याद है। बिल्कुल। अब देखिए, अलग-अलग पोजीशन में वेलोसिटी दे रखी, तो v1 कहां दे रखा आपको? ओमेगा a स्क्वायर माइनस आप कहेंगे x1 का स्क्वायर। यस, इसका अगर स्क्वायरिंग में कर दूं साथ का साथ, तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको? a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। ऐसी में इक्वेशन सेकंड को राइट कर दूं यहाँ पे, तो v2 जो आपको मिलेगा, v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ से दो प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, या तो आपको ओमेगा पूछेगा, टाइम पीरियड पूछेगा, या एम्पलीट्यूड पूछेगा। तो हमें इन्होंने क्या पूछा है? टाइम पीरियड पूछा है। तो टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आई थिंक मुझे ओमेगा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, और सब्ट्रैक्ट करते मुझे जो मिला है v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग जो मेरे पास टर्म रहेगी वो क्या रहेगी? ये यहाँ पे हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर। यहाँ से मुझे क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर मिला। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो मुझे मिली है वो दिस वन मिली है, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन में आप कहेंगे x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। यहां से ओमेगा की वैल्यू मिल गई। तो ओमेगा जो आपको मिला है रूट ऑफ, क्या मिला है देख लीजिएगा, आप कहेंगे v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन t। तो हमें जो मिला है 2 पाई अपॉन t इज इक्वल्स टू दिस वन, और यहां से t की वैल्यू जो मिलेगी वो आप देखिएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो t जो मिला है t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ, क्या मिल गया? x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन हमें कहां दे रखा? फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जैसे सर ने कहा, ये तो अपन से टाइम पीरियड पूछ सकता है या फिर एम्पलीट्यूड। तो डिवाइड करने से तो सॉरी, अपने इसमें जब डिफरेंस करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को मिलेगा ओमेगा या टाइम पीरियड मिल जाएगा जी। और इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। एम्पलीट्यूड ये दो प्रोसेस रहती है, बच्चे कर लेंगे। ठीक है।
बढ़ेंगे सर? सिंपल मैथ यूज होती है, बिल्कुल Yes, सर। yes. आगे बढ़िए सर। तो अगला क्वेश्चन आपका हो गया 21। या ग्राफिकल प्रॉब्लम है, प्यारी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एज सम इज एज शोन इन द फिगर। तो पूछा अपन से क्या है, द corresponding force टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल। और फोर्स किस में छुपा होता है? त्वरण में होता है। बिल्कुल, अगर ऐसे इसलिए- से मुझे मिल जाएगा तो फोर्स मिल ही जाएगा। बिल्कुल इसमें हो जाएगा। तो यहाँ जैसे मुझे लग रहा है कि y इक्वल टू टी, और ये सिंपल आपका साइन ग्राफ है ना? इसकी इक्वेशन ड्रॉ कर दें। हाँ, इसकी साइन ग्राफ है तो y को हम लिखते हैं यहाँ पर जैसे a sin ओमेगा टी। ओके, अब इससे पर निकालें वेलोसिटी, तो इसका अपन करेंगे dy बाई dt। तो dy बाई dt अपन करेंगे तो इसका हो गया a ओमेगा और cos ओमेगा टी। अगेन हमें इसमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो वो हो गया आपका dv बाई dt। तो इसमें पेज खाली कर लें अपन, तो dv बाई dt हो गया ना, तो इसका अपन करेंगे तो हमारे पास ये तो हो गया, तो ओमेगा, इसका अपन ओमेगा निकाले बाहर और cos का माइनस, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू a, और ये बन गया सर जी sin ओमेगा टी का। जी बिल्कुल। अब इसको भी मैं यूं कर दूं, देखो माइनस का f नॉट और ये sin ओमेगा टी, ये इसका हो गया एक्सट्रीम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बन गई इसकी, पीक वैल्यू बन गई। अब जैसे आपको हमें यहां मिला f इज इक्वल टू माइनस का f नॉट और साइन ओमेगा टी। अब इससे ग्राफ हमें चेक करना है। तो ग्राफ में देखो, जैसे बेसिकली जो ये ग्राफ साइन का है और ये ग्राफ किसका? माइनस साइन का। जी, ग्राफ कोस की बात करते हो, ग्राफ ये आपका कोस का, इसको जस्ट उल्टा कर दो, माइनस कोस का। तो हमारे पास तो सीधी सी बात ये है कि जो ग्राफ हमारे पास साइन का तो प्लस साइन का था, जस्ट उसका उल्टा ही तो है, माइनस साइन का। बस इसकी पीक वैल्यू आपकी बदल रही है। बिल्कुल। तो जस्ट इसको जस्ट वहीं आपको उल्टा पलट देना है। जी जी, पलट दो उसको। तो पीछे अपन आते हैं वापस उस इक्वेशन में। तो आप देखें हमारे पास ये तो पॉसिबल है नहीं, कौन सा इसका फोर्थ आंसर इसका करेक्ट रहेगा। तो बढ़े आगे। बिल्कुल। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 22। A body of mass this is executing simple harmonic motion about x equal to 0, यानी ये कोई पॉइंट दे रखा है x 0 और इसके अबाउट इसका हो रहा है ऑसिलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स। अच्छा, उस पीछे वाले क्वेश्चन में देखो हमने बात की थी किसकी? त्वरण की। और हमने जैसे मैंने कहा था F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू एफ। तो मास तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल, इसलिए माइनस का m ओमेगा स्क्वायर इनटू वहां a, और ये आपका sin ओमेगा t बन गया था। और इसको अपन मानते हैं f नॉट मैक्सिमम। तो ग्राफ से इसमें बल का हो, किसका? त्वरण का हो, दोनों सेम होंगे, ठीक है, इसलिए मैंने उसको पीछे टिक किया था, कोई दिक्कत नहीं। तो वापस बढ़े अपन अगले क्वेश्चन आ जाए। तो बीच में भूल गया था, फोर्स का क्वेश्चन था, अपन ने त्वरण के बेस में इसका आंसर टिक कर दिया था। ओके, अंडरस्टूड था वैसे। हाँ बिल्कुल, अपन पहले बोल भी था वैसे बच्चों को, पर फिर भी एक बार अपना धर्म बताता है बच्चों को बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, कंफ्यूजन ना हो बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन आपका फोर्स और एक्स का आ गया जी, और हमसे पूछ क्या रहा सर, इसमें आवर्तकाल पूछ रहा है। तो अभी अपन पीछे से बात करी इसकी, ये तो इसका हो गया फोर्स मैक्सिमम जी, और ये इसका हो गया एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो इसको देखने से सर जी मुझे मिल रहा है एफ मैक्सिमम कितना? 8 न्यूटन जी, और ये वैसे है क्या? m ओमेगा स्क्वायर इनटू a, या के ए भी लिख सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, के ए बी पर ले सकते हैं। और इसमें a एम्पलीट्यूड कितना है सर जी? ये हो गया आपका 2 मीटर, और आपको इसमें मास दे रखा है 0.01 kg। तो इसको अपन यहाँ पुट कर दे, हमारे पास जो मास भी है ये भी है। तो आवर्तकाल पूछा है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो इसको कि एफ नोट मेरे पास आ गया m ओमेगा स्क्वायर, मतलब हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इनटू a। और इससे सॉल्व करने पे हमारे पास देखो पेज खाली कर ले वन, तो t हमारे पास टी स्क्वायर कितना हुआ सर? टी स्क्वायर आपको हो गया m 4 पाई स्क्वायर a अपॉन f नॉट। और इसमें कर दो रूट, होल रूट कर दीजिए इसका। जी, इसमें 2 पाई पर बाहर ले लें जी, तो 2 पाई रूट ऑफ ये बन गया m इनटू a बाई f नॉट। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो हमारे पास है 2 पाई, ये तो है सेपरेट अपने आप ही। स्मॉल m क्या था? 0.01 इनटू a कितना था सर? 2। और हमारे पास f नॉट कितना था? 8। इसको उड़ा दो, इससे कितना हुआ जी? 4। इसको नीचे 400 हो गया जी, 1/400 और 1/20 20 आ गया बात। हाँ 1/20 आ गया। तो 2 पाई अपॉन 20 मतलब पाई अपॉन 10 जी, पाई अपॉन 10 यानी 3.14/10। तो ये हो गया 0.314।
या अप्रोक्स इसको अपन 0.3 कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप तो इस तरह से इसको आराम से कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैच कर ले बार। बिल्कुल। तो इसका आंसर कौन सा है सर? 0.3 Fourth। 0.5 फोर्थ इसका आंसर। जी जी, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो Yes, आ yes। जाएगा। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम थी, हो गई। नेक्स्ट देखिए अपन क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन करते हुए किसी कण का त्वरण। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सर, हमें कह रहा है कि इज कांस्टेंट ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ऐसा नहीं वेरिएबल सकता। क्वांटिटी है। वेरिएबल डायरेक्शन बदलती रहती है। जी डायरेक्शन तो बदलती बिल्कुल मैग्नीट्यूड बदलती है। बनता है, दोनों बदलते बिल्कुल बिल्कुल, यानी सर जैसे अपन कहें तो f जो आपका है माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू x, जी। तो जब x वेरी कर रहा है तो डेफिनेट f भी वेरी कर रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ऐसा भी ये भी गलत है। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कंटिन्यूअसली वो भी गलत है। विस्थापन की कैसा है? समानुपाती, ये ये बिल्कुल correct सही है। तो आंसर अपना हो गया Fourth। फोर्थ। बढ़े आगे जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 24। तो इसमें देखो क्वेश्चन सर आपका हो गया कि द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी executing simple harmonic motion is E, then the kinetic energy when the displacement is half of the amplitude is। जी। तो जिस समय एम्पलीट्यूड कितना है? आधा आधा है, उस समय एनर्जी पूछिए, तब इसकी एनर्जी कितनी है? तो सर करें इसमें आप हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको E दे रखा है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूली हमें मिलती है वो क्या मिलेगा? हाफ के ए स्क्वायर, विच इज गिव्स E आपको दे रखा है। किसी पॉइंट पे एनर्जी जो आपको मिलेगी तो वेलोसिटी के टर्म में पुट कर दे या ऐसे पुट कर दे, फॉर्मूला बच्चों को पता है, नहीं पता तो आपने हम डेराइव करके वापस भी बता देंगे। तो हमें जो मिलेगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी पोजीशन पे हमें काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन मिल गई, किसी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मिल गई, तो यहां से एक्स की वैल्यू आपसे क्या बोला? जस्ट हाफ है एम्पलीट्यूड की, तो वैल्यू पुट करते काइनेटिक एनर्जी जो मिली मुझे, हम कहेंगे हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 आपको मिल गया। तो यहां से सॉल्व करते ही हमें जो मिला है काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू हाफ के, इसको के ई ले लेता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि के से बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम के, क्या बोलेंगे यहां से? हम कहेंगे 3a स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4 आपको मिल गया। हम कहेंगे हाफ के ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी जो मुझे मिला है एट x/2 पे, वो क्या मिला? 3/4 टाइम्स ऑफ ई मिल गया। वेलोसिटी के टर्म में सोल्व कर सकते हो, कैसे भी सोल्व कर सकते हो, टाइम के टर्म में लेके सोल्व करोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। यस। तो इसका आंसर हमें जो मिलेगा, आई थिंक थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल। तो इसमें भी मैं एक सब नई चीज से शेयर कर दूं बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो सर, कोई दिक्कत इसकी जो ट्रिक, जैसे ये तो अपन ये भी तो करना पड़ेगा, इसका तो कोई तरीका है नहीं, ये तो बच्चों को करना ही करना पड़ेगा। पर अगर जिस बच्चे ने ये सब सीख लिया और सीखने के बाद उसको मान लो केवल माइंड से ही टारगेट करना हो, हाँ, उसकी मैं एक बात बहुत ही शानदार सी बताऊं। देखो जैसे एक तो पीछे अभी अपन ने सॉल्व करा, मैं उसकी बात पहले बता दूं कि अपन ने ये पढ़ा कि इसमें आयाम के आधे विस्थापन पर जो एनर्जी थी काइनेटिक कितनी? 3/4 आई। इसका मतलब उसके पास तो बची भी E माइनस 3/4, यानी E/4 क्या बन गई? पोटेंशियल कन्वर्ट हो गई। उनका सम कितना E है जी। तो अब मैं ये पूछूं सर, अपन यहाँ बात करें, डिस्कस करें कि आयाम के आधे विस्थापन पर जैसे हमने बात करी कि इसकी काइनेटिक हमने निकाल ली, वो कितनी है सर जी? 3/E/4 आई सर। अब मैं बात करता हूँ इसकी पोटेंशियल, वो मेरे पास कितनी है? E/4 है ना। अब जैसे मैं इसका रेशियो निकालता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी वो हो गया देखो 3/1, यानी इसको मैं यूं कह सकता हूं कि काइनेटिक है वो कितनी है? 3 गुना है पोटेंशियल की जी, यानी k बराबर 3u आ गई एक तरह से, जो अपन u के रूप में मोस्टली सिंबल अपने दिमाग में रहता है। पोटेंशियल के u से डिनोट। अब ये बात एक चीज पकड़नी है अपने को, और फिर देखो मैं इसकी एक बहुत ही शानदार चीज बता दूं। देखो वो तो ये तो करना ही पड़ेगा, वो तो अपना क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं सर, है ना। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली जैसे अपन, मैं पेज थोड़ा खाली कर लूं, कि जब भी एनर्जी के रिगार्डिंग अपन कोई बात करते हैं ना, तो वहां पर हम लोगों को सिंपल प्रॉब्लम जो होता है ना, उसके पिक्चर है वो माइंड में कर लेनी चाहिए। और वो बाकी सब चीजें जैसे मैंने कहा x = 0 है,
बाकी जैसे मैंने अभी कुछ बातें आपसे शेयर करी थी, मैं उसको वापस यहाँ ले रहा हूँ। x0 का है a by आपका 2 है, a by रूट 2 है, और आपका रूट 3 a by 2 है, या फिर a, या फिर एंगल की बात आ जाए। इन सब में देखो बेसिक पहले दिमाग में रखो भी, अगर इसको रेफरेंस मान लो, ठीक है सर, इसको रेफरेंस मानता हूं तो यहां से इसकी हाइट कितनी 0, तो इसका मतलब मीन जो पोजीशन है, और मीन पोजीशन पे हाइट के 0 होने पे पोटेंशियल एनर्जी 0, और कंप्लीटली इसके पास एनर्जी कौन सी, काइनेटिक की फॉर्म में रहेगी। इसलिए यहाँ पे टोटल मैकेनिकल भी कौन सी, काइनेटिक है। जी बिल्कुल। अब जैसे अपन यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे, ये आपका एक्सट्रीम है, और एक्सट्रीम में पार्टिकल क्या होता है, मोमेंटरी कम्स इन रेस्ट, यानी यहाँ पे थोड़े से समय के लिए वो रुक गया, और इसकी एच होगी मैक्सिमम, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं, जैसे मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं, तो ये इसकी हाइट होगी मैक्सिमम। जब हाइट यहाँ पे इसकी मैक्सिमम है, इसकी स्पीड यहाँ पे हो चुकी है 0, तो यहाँ पे इसके पास टोटल एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल। यहाँ इसके पास कौन सी, टोटल काइनेटिक, यहाँ पूरी काइनेटिक, यहाँ पूरी इसकी पोटेंशियल है। अब देखो यहाँ पर हम कहेंगे इसमें पूरी काइनेटिक होगी, सॉरी पोटेंशियल, यहाँ पे काइनेटिक कितनी 0, और यहाँ कितनी काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल 0। अब बीच वाले में क्या है कि एक दिमाग में पिक्चर बनाओ पहले कि यहाँ से ऊपर जाने के साथ साथ पोटेंशियल बढ़ रही है, काइनेटिक घट रही है, घटेगी। यहाँ काइनेटिक मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम। अब उसके बाद देखो 3 चीजें हैं, एक पॉइंट ये आपका, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये। इन चीजों पर आप याद ही कर लो, जो बीच वाला पॉइंट है ना, इस बीच वाले पॉइंट पे तो हमेशा ही क्या होता है, बराबर होता है बीच वाले में। यानी यहाँ तो आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो गया। यस, काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल। बाकी जो 2 है ना, वहां पर एक, जैसे पीछे पर बात करके लाए थे, इतने 3 गुना होगा, पर कौन सा होगा वो बड़ा लोचा होता है, उसके दिमाग में अपन फीड कर सकते हैं। यहाँ देखो काइनेटिक बड़ी है, काइनेटिक ज्यादा है, पोटेंशियल कम है, यहाँ पोटेंशियल बड़ी है। तो जस्ट बस आपको बात ये पकड़नी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस वाले पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ यहाँ काइनेटिक बड़ी, तो K इक्वल टू 3U, और इस वाले में क्या है, U बराबर 3K। बस ये बात पकड़ लो, सारा खेल समाप्त है। सीधे आप उसमें अप्रोच कर सकते हो, क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन, अब जैसे भी क्वेश्चन आपका एनर्जी का आता है कि K इक्वल टू 3U हो, तो वहां आपका x कितना है, या टाइम कितना, हाँ बिल्कुल, टाइम कितना है, वो सारे डिफरेंस कितना है, बिल्कुल ये चीजें कुछ भी पूछा जा सकता है, 15 डिग्री के साथ जोड़ दो इसको, बिल्कुल। तो सारा इजीली आप बच्चा मूवमेंट करते हुए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता है। तो ये बात इसमें काम में, पर इस क्वेश्चन को काम में लेना कैसे, वो फिर बाद में इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां उसकी एनर्जी K3U थी, या एनर्जी K3U से U बराबर 3 के होने में कितना उसको चलना पड़ेगा, कितना उसका फेज होगा, कितना समय लगेगा, तो यहां से यहां चलने में उसको कितना एंगल तय करना पड़ेगा। देखो ये 30, 45, 60, 30 हो गया, 30 का मतलब 15 का डबल, T/12 इसीलिए हो गया। बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो, ये चीज बहुत काम की होती है। ऐसा इस तरह हो जाएगा, पर माइंड रखो यहाँ पोटेंशियल 0, यहाँ पोटेंशियल बढ़ रही है, यहाँ काइनेटिक बढ़ रही है। ओके, बढ़े सर आगे, बिल्कुल। तो अपन आगे क्वेश्चन नंबर 25, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। तो ऐसा करते हैं किसी पार्टिकल की माध्य से x दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो भाई अभी अपन बात कर रहे थे, फॉर्मूला हो गया आपका, ये बन गया आपकी U, तो U का वैल्यू कितना हो गया, हाफ K(x²), बेसिक फॉर्मूला। और K अपन जानते हैं होता है m²। तो इसका तो सर आंसर ये हो गया क्या आपका, x दूरी पूछा ना, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट आंसर। ओके बेसिक क्वेश्चन था एक, बिल्कुल। ये बार क्या बच्चे वो तो हाई लिपटते रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन में बहुत रहते हैं यार, इसको ये होगा। प्रीवियस नेम के पेपर की बात करेंगे तो सारी बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक कॉम्प्लिकेट तो प्रॉब्लम पूछी नहीं जाती नहीं है। तो बढ़े आगे क्वेश्चन में जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो हो गया 26। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए फ्रीक्वेंसी f, द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स इज। तो देखो इससे बच्चों की मैं हेल्प कर दूं। देखो हमारे यहाँ पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक तो आपका है डिस्प्लेसमेंट, एक है सर वेलोसिटी, एक हमारे पास है इसमें एक्सेलरेशन, एक हमारे पास फोर्स, ये 4 चीजें। इन 4 चीजों में जब x की बात करते हैं तो मान लो x मेरे पास हो गया a और sin ओमेगा t हो गया, क्लियर। अब इसमें जो ओमेगा हमारे पास है वो क्या है, इस x की फ्रीक्वेंसी है। तो जो इस डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन में जो फ्रीक्वेंसी आपकी है वही फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वेलोसिटी की, और एक्सेलरेशन की, और वही फोर्स की होगी।
यानी आपको ये बोले कि डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी f है तो त्वरण की फ्रीक्वेंसी क्या है, f ही है, f ही रहेगी। ध्यान रखना है। लिखा बोले कि इसकी 50 हर्ट्ज है तो इन सब की कितनी 50 हर्ट्ज होगी, ये बात होगी। अब बात करते हैं अपन, देखो दूसरी हमारे पास एक तो है, मान लो मैं कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी आई, इसको अपन लिखे यहाँ पे देखो हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर को मैं लिखूं यहाँ पे देखो हाफ के, और एक्स मेरे पास अभी मेरे पास अवेलेबल है, देखो कर दो इसको मैं a स्क्वायर और ये बन गया sin स्क्वायर ओमेगा टी। अभी देखो कुछ देर पहले अपन स्क्वायर फंक्शन आ गया, यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन आ गया तो फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल हो जाएगी। तो इसको जैसे अपन यहाँ से लिखने वाले होंगे तो 1/2 माइनस कितना 1/2 और ये cos 2 ओमेगा टी बन जाएगा, जिसमें ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, जस्ट डबल हो गया। यस यस। अब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन इस रूप में आएगा और फिर पूछेंगे इसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जस्ट डबल होगी। मान लो इसमें कहीं f हमारे पास मान लो होता 50 हर्ट्ज, तो पूछे कि इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100 हर्ट्ज। अब सिमिलरली अपन बात करते हैं मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक हमारे पास कितनी होगी हाफ m into v स्क्वायर, तो ये पहले से मेरे पास है हाफ m into v। अब तो मेरे पास अगर x ये था a sin ओमेगा t, तो सर हम इसको v निकालेंगे तो a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t, उस v को मैं यहां पुट करता हूं तो a ओमेगा यानी a स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ये बन गया cos स्क्वायर ओमेगा t, और मैं स्क्वायर फंक्शन आ गया, अगेन स्क्वायर फंक्शन आ गया, इसमें आएगा 1/2 प्लस 1/2 cos ओमेगा t आएगा, प्लस माइनस से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्रीक्वेंसी इसकी भी डबल आएगी। अब सुन लो कि अगर इन चार के बारे में फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी f या ओमेगा, पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी डबल होगी, जस्ट आवृत्ति का आधा हो जाएगा। पर ये पूछे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो तो बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, टाइम पर उसका इन्फिनिटी, जो बदलता नहीं है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 0, और फ्रीक्वेंसी के 0 होने पर उसका टाइम पीरियड कितना t बराबर 1/f यानी 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो इस तरह से अपन इसको ढंग से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सारे आने वाले कैसे हैं, या तो इन चार के भी रहेंगे या फिर आपका पोटेंशियल काइनेटिक का या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसके अलावा अपने पास इस वाले में कुछ है ही नहीं। उल्टा पूछ ले कि अगर पोटेंशियल का या काइनेटिक यदि फ्रीक्वेंसी मान लो यदि 20 हर्ट्ज है, तो पूछा कि इन कितनी है, आधी कर दो 10 हर्ट्ज हो जाएगी, जम जाएगी, यानी यहां से इसमें डबल यहां से इसमें हाफ। ओके, तो इस तरह से इसको बच्चे कर सकते हैं। सर इसमें हम ग्राफिकल अप्रोच से देखेंगे तो बच्चा वहां से भी इसको सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार इक्वेशन से करें, इक्वेशन में आपको लगता है नहीं तो ग्राफ से भी सॉल्व करेंगे तो ग्राफ से भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, अप्लाई कीजिएगा ग्राफ से आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। ग्राफ का भी देखो अपन इसे बच्चों को बताना चाहें तो बता सकते हैं, पर देखते हैं, देखो पढ़ेंगे क्वेश्चन में जी। अच्छा जी, तो सर इसमें आप करें हेल्प बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिंपल सा ग्राफ दे रखा है और जेईई मेंस में भी ये प्रॉब्लम पूछी गई, मेडिकल में भी पूछी गई, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है, ग्राफ पूछा जाता है आपसे। For a simple pendulum, a graph is plotted between the kinetic energy and potential energy against the displacement d. Which of the following represent this correctly? करेक्ट ग्राफ को आपको देखना है। ग्राफ जो आपने कहा सिमेट्रिकल नहीं है, स्केल पे नहीं लिया, ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से आप देखेंगे इक्वेशन जो मुझे मिलती है काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हम देखते हैं तो सीधे सीधे इक्वेशन जो मिली थी वो मिली थी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन पे x 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इसका 0 हो रहा, तो आपने कहा ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। आप कहेंगे मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो रहा, ये पॉसिबल होगा ही नहीं। और इस तरह का ग्राफ यहाँ पे देखेंगे हम, जो ग्राफ मिलता हो पैराबोला का फंक्शन मिलता है, तो पैराबोला का फंक्शन मिलेगा, तो आपने कहा ये भी नहीं आया, आप टिक करना चाहो तो सीधे टिक कर दो, नहीं तो थोड़ा और आगे बढ़ लो, और आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो आपको मिलती है हम कहेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे x इक्वल्स टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी आपको 0 मिलेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आपने कहा इसमें मिल रही, वैसे भी इसमें आपने कहा 0 नहीं मिल रही है, इसमें आपने कहा नेगेटिव, इसमें आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी x का स्क्वायर है, तो प्लस पोजीशन लेंगे या नेगेटिव पोजीशन के स्क्वायर आ जाएगा तो आपको ये क्या मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो नेगेटिव आपने कहा पॉसिबल नहीं। और यहाँ पे आप कहेंगे पैराबोलिक फंक्शन है, ये आपने कहा हाइपरबोलिक का दूसरा कोई फंक्शन दे रखा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सीधे सीधे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पैराबोलिक फंक्शन आएगा और मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल यहाँ पे मैक्सिमम हो गई और मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम हुई, तो आपका थर्ड कर्व आपको मिल गया सीधे सीधे। देख के भी टिक कर सकते हो और वैसे आप फॉर्मूले से भी देखेंगे तो बन जाएगा। इजी प्रॉब्लम है, हो गया सेकंड आंसर। बट ये प्रॉब्लम जेईई मेंस में पूछी गई और मेडिकल में भी पूछी गई है, प्यारी प्रॉब्लम। ग्राफिकल प्रॉब्लम हमेशा पूछी जाती है, मेडिकल हो या जेईई का एग्जाम हो।
यस यस, इसमें अगर टोटल को अपन और शामिल कर दें हाँ तो ये कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा। बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, देखें, द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ सम आर इक्वल। यस, आगे बात होने वाली। हाँ इक्वल कहां, बीच वाले 1/√2 पे, A/√2 पे आ जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट किसका, पोटेंशियल और इसका पूछा ना बराबर, तो विस्थापन और आयाम का अनुपात अच्छा, ये देख लेते हैं, देखो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू आना चाहिए A/√2, तो x अपॉन A 1/√2 कोई रोकने वाला ही नहीं है इसको। बिल्कुल बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल। अभी क्वेश्चन बड़े दिमाग से हो जाते हैं ऐसे, तो बढ़िया के इसमें बिल्कुल बात कर चुके अपन इस क्वेश्चन की पहले। तो ये अपना क्वेश्चन 29, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ सिस्टम, ये आपको दे दिया, यानी ये आपका है डिस्प्लेसमेंट x और ये टाइम, और फिर हमसे कह रहा है कि इस ग्राफ के बेस पर आप ये ऑप्शन है वो बताइए। तो सर पहले अपन इस पे अगर चर्चा करें कि द फोर्स इज 0 एट दिस, जैसे अपन ये कह रहे हैं कि T3T/4 पे, इस पॉइंट पे फोर्स 0, तो यहां तो x 0 लग रहा है, मीन पोजीशन पे है। हाँ, तो या तो फोर्स 0 है नहीं, तो फोर्स तो आपका माइनस x होता है, तो x की मैक्सिमम होने पे होगा सर, ये तो शायद मेरे हिसाब से शायद कहे तो होगा नहीं, गलत नहीं, इनकरेक्ट ही पूछा है, दिस इज अच्छा, करेक्ट, असत्य पूछा। हाँ, असत्य पूछा, अच्छा, तो ये अच्छा, अच्छा, मीन पोजीशन पे x 0 है तो फोर्स 0 मिल गया, ये तो स्टेटमेंट सत्य है, स्टेटमेंट ये सत्य है। अच्छा, स्टेटमेंट तो सही हो गया, बिल्कुल ठीक बात पर है। इन्होंने पूछा असत्य। यस 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 यस, आपको ढूंढना है इनकरेक्ट। वेरी गुड। तो अब अपन आते हैं दूसरे में, ये पूछा गया है सॉल्यूशन इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 4t/4, यानी t हो गया तो जी, तो इसका मतलब आप कहां पहुंच गए, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे त्वरण कैसा है, अधिकतम, तो देखो यहाँ पे x मैक्सिमम, त्वरण भी मैक्सिमम है जी, तो ये भी सही है, वैसे सही होगा, पर ये आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, सही तो पर आंसर नहीं होगा। कि द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट t/2 पे क्या अगेन एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, और एक्सट्रीम पोजीशन में आपने कहा इक्वल कैसे होगी, हाँ, ये ये तो तो हाँ, एनर्जी हाँ, होगी। इस पॉइंट पे तो x आपका मैक्सिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल तो है मैक्सिमम, काइनेटिक कितनी 0, इसका मतलब ये तो गलत, ये गलत है, और ये आंसर, ये आंसर गलत ही पूछा है। ध्यान रखिए बच्चे, कई बार क्या होता है हम सीधे स्टेटमेंट राइट कर देते हैं और सत्य असत्य है पूछते नहीं, हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बच्चे हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का, क्या पूछा आपसे। बिल्कुल, यस, तो हो गया आंसर जी, बढ़ा आगे जी, ओके। क्वेश्चन आपका हो गया 30। तो 30 बाद देखो कह रहा है कि एक्सटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन बिलो, द सॉल्यूशन पार्टिकल एट t इक्वल टू 4/3 सेकंड इज, तो आपको दे रखा है x, तो इससे अपन सर क्या निकाल सकते हैं, ये तो हमारे पास इसका हो गया एम्पलीट्यूड मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर, हमारे पास कितना हो गया सर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा 1 सेकंड, t इक्वल टू 8 सेकंड, यहाँ से ओमेगा मिल गया मुझे, सब कुछ आ गया फिर तो जी जी जी, ओमेगा मिल गया, निकालना है इसमें t इक्वल टू 4/3 सेकंड पर सॉल्यूशन, तो t इज इक्वल टू 4/3 सेकंड पे अपने को निकालना है इसमें सॉल्यूशन, ऐसे इसकी इक्वेशन अपन साइन के टर्म या कॉस के टर्म में राइट कर देते हैं, उस रूप में अपन निकाल लेते हैं इसको, तो हमारे पास से f का मान हो गया, साइन है तो साइन के टर्म आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हाँ सर करो आप इसको देखें, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम राइट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, तो यहाँ से वेलोसिटी आपको मिलेगी कॉस के टर्म में, और एक्सीलरेशन जो आपको मिला अगेन आपने का माइनस क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t। हम क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुट कर दे, सर ने यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करके पुट कर रखा, तो ओमेगा में यहाँ से कैलकुलेट कर दूं, तो ओमेगा जो मुझे मिलेगा 2 पाई अपॉन t मिला, t की वैल्यू 8 है, दैट इज आपने हमें क्या मिला, पाई/4 मिल गया। हम वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने पे हमें जो मिला है एक्सीलरेशन क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा की वैल्यू पाई/4, दैट इज हम कहेंगे पाई/4 का होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई 1, आप हम कहेंगे साइन ओमेगा t की वैल्यू पुट कर दे, तो साइन ओमेगा को 2 पाई अपॉन t की वैल्यू 8 सेकेंड, टाइम जो हमें दे रखा है 4/3, तो 4/3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो मुझे जो मिला है यहाँ से साइन के टर्म में आप देखेंगे दिस इज 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई/3 साइन पाई/3 60 की वैल्यू जो मिलती है वो कितनी मिल गई आपको, माइनस आप कहेंगे पाई स्क्वायर बाई
यहाँ से बिल्कुल ठीक है। 16 मल्टीप्लाई ये वैल्यू जो मिलेगी √3/2 मिल जाएगा, √3/2 मिल जाएगा। वैल्यू पुट करते हम क्या बोलेंगे, -√3π² 32। तो ये ऑप्शन जो हमें मिला किसमें चल रहा है, हम सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही आएगा। और ये आंसर जो आपको मिला है √3π² 32 नेगेटिव में, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया। बिल्कुल जी। तो यहाँ से अपन एक्सेस का निकालेंगे क्वेश्चन, तो जी, बेसिक प्रश्न आपका बेसिक हो गया। बढ़िया आगे। जी। तो अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 31 पर। और इसमें हमसे पूछा है टू आइडेंटिकल पेंडुलम्स। आइडेंटिकल का मतलब हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो पेंडुलम है, उनकी लेंथ भी सेम है, उनके मास भी सेम है। तो ऐसे में यदि उनकी लेंथ भी सेम है, उनका मास भी सेम है, तो डेफिनेट है उनका ओमेगा, उनका टाइम पीरियड भी क्या हो चुका, सेम हो चुका। फिर आपसे कह रहा है कि अगर इनके एम्पलीट्यूड हमारे पास है 4 और 8 सेंटीमीटर, तो उनके एनर्जी का रेशियो कितना है। तो एनर्जी का आपसे कुछ बोला नहीं, काइनेटिक पोटेंशियल, तो अपन बात करते हैं टोटल की। टोटल की बात करें, तो टोटल एनर्जी का मतलब हो गया E, जो होता है सर हाफ के a स्क्वायर, जिसमें अगर इसको मैं लिखूं तो हाफ ये हो गया आपका m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। हमने कहा m और ओमेगा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया, तो डायरेक्टली किसके समानुपाती हो गया ये a स्क्वायर। E इज प्रोपोर्शनल टू हो गया आपका a स्क्वायर, इसलिए अपन इसको फाइंड करेंगे। तो E1 by E2 ये हो गया आपका एक तरह से A1 by A2 का होल स्क्वायर। और A1 हमारे पास कितना है 4, और ये A2 हो गया आपका 8, 4/8 है इसका होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 1/2, तो यानी 1/4। इसका सही आंसर हो गया सेकंड। बढ़े आगे जी। ओके, क्वेश्चन आपका 32। तो 32 में देखो आप क्वेश्चन सर क्या कह रहा है कि स्मॉल m मास, द मास मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मास स्मॉल m एक्सिक्यूटिंग sm इज v0। ये आपको दे दी मैक्सिमम स्पीड v0। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट डिस्टेंस 1/√2 टाइम्स द एम्पलीट्यूड। बराबर होगी, हाँ बिल्कुल है नी, 1/8 हो गया ना, जितनी पहले थी उसका जस्ट हाफ हो जाएगी। तो हाफ mv स्क्वायर का 1/4 mv स्क्वायर जो थी मैक्सिमम थी उसका जस्ट हाफ कर दें, तो थर्ड आंसर आपका आ गया। पर बच्चे को ध्यान रखनी पड़ेगी, जो चीज आपने पहले बताई थी कि कहां पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो चीज अगर बच्चे को ध्यान होगा तो सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है, हम विद इन 10 सेकंड में आंसर टिक करेंगे। और ये सारी चीजें आपको स्कोरिंग करने के लिए जरूरी है जी। तो बिना कुछ करे आंसर आ रहा है। और ये माइंड का अप्रोच होता है, माइंड का अप्रोच। एक्चुअल में कंपीटिशन में माइंड की अप्रोच ही पूछा जाए, नॉलेज तो सबके पास है, कितना अप्रोचेबल नॉलेज है वही आपको नीट करेक्ट करवाता है। तो हो गया इसका आंसर थर्ड ऑप्शन। ओके, एक बार फिर देख लो, आप सुन लो कि x इक्वल टू मेरे पास कितना है a/√2, ये बोला प्रश्न में। और हमने कहा कि इस पॉइंट पे तो दोनों एनर्जी कैसे आपस में इक्वल है, तो आधी एनर्जी आधी बट गई। और अपन मीन पे कितनी हाफ mv0 कर दो, उसके पास टोटल है, टोटल इसका 50% कहां है इस पॉइंट पे, पोटेंशियल 50 इसका काइनेटिक। तो आपसे पूछा इसकी माध्य सतह से दूरी इतने पर कि कौन सी एनर्जी काइनेटिक पूछी है, तो आपका आंसर हो गया 1/4 m मैक्सिमम का जस्ट हाफ। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, इक्वेशन से तो बना ही सकते, इक्वेशन से तो कोई भी बना सकता है, अप्रोचेबल में से चलो तब ज्यादा मजा आएगा। तो ये लो सर अपन आगे क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए। तो ये कह रहा है इफ ए पार्टिकल takes 0.5 सेकंड टू रीच फ्रॉम पोजीशन ऑफ मिनिमम वेलोसिटी फ्रॉम प्रीवियस सच पोजीशन, देन। तो कहां से कहां है, इफ ए पार्टिकल takes 0.5 सेकंड टू रीच फ्रॉम पोजीशन ऑफ मिनिमम वेलोसिटी टू प्रीवियस मिनिमम। कम से कम लैंग्वेज का थोड़ा सा गैप है इसमें, और तो कुछ भी नहीं है। जैसे बच्चा लैंग्वेज को समझेगा, आंसर विद इन 20 सेकंड। यस बिल्कुल। यानी मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कि ये मान लो आपका मीन पोजीशन था, तो यहाँ इसकी स्पीड मिनिमम, यहाँ भी इसकी मिनिमम, तो उसको आना कहां से, मिनिमम से मिनिमम जी। और यहाँ से यहाँ का मतलब t/2। तो ये समय आपका t/2 हो गया। t/2 कह रहा है कि समय कितना 0.5 सेकंड लगाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे जो समय t दे रखा है, जो होना चाहिए t/2 के, वो आपको दे रखा है 0.5 सेकंड। तो t कितना हो गया, 1 सेकंड। And frequency also 1 hertz, second inverse 1/2 होता है। 20 सेकंड हमें अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, लैंग्वेज का गेम है, और एग्जाम में लैंग्वेज का गेम होता है, पूरा खेल वही बच्चा उसको बस फिजिक्स में आता सभी को है बच्चों को। हाँ, पर ढंग से जो बच्चा पढ़ता है उस दौरान वो बच्चा हाई स्कोर कर पाता है, वही सिलेक्ट बिल्कुल हो पाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। देखिए सर इसमें आप 34 क्या कर रहा है, करो बच्चों की हेल्प आप। बिल्कुल क्या बोले इन्होंने
The angular velocity of three bodies in simple harmonic motion are omega 1, omega 2, omega 3 with their respective amplitude is a1, a2, a3 if all the three bodies have same maximum velocity। देखिए सर, इन्होंने मैक्सिमम वेलोसिटी को सेम बोला है, तो हम क्या बोलेंगे, a ओमेगा इज इक्वल्स टू सेम। आप कहेंगे a ओमेगा सेम है, दैट इज आपने कहा a ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो हम सबको इक्वेट कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, आप कहेंगे v मैक्सिमम फर्स्ट पार्टिकल का इज इक्वल्स टू v मैक्सिमम, सेकंड पार्टिकल का इज इक्वल्स टू v मैक्सिमम, थर्ड पार्टिकल का। तो यहां से वैल्यू पुट करते हमें क्या मिला है, a1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू a2 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू a3 ओमेगा 3। अब ऑप्शन सर कौन सा जाएगा इसमें, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका जाएगा। तो देखो अपन बातों बातों में क्वेश्चन 34 तक पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आगे इसके लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट अप्रोच की बात तो करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फर्स्ट पार्ट पोर्शन है उसको वो अपन अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं। कंप्लीट होने जा रहा है। यस यस। तो इसका ये क्वेश्चन आपको देखो मिल रहा है, और क्वेश्चन है देखो कितना कैसा क्या कर रहा है, द फेज एट ए टाइम t ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टेल्स, यानी कोई फेज होती है वो किस में क्या शो करती है। जैसे मान लो अपन डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, तो अक्ष मेरे पास है a sin x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो सर इसमें जैसे अपन इसको बोलते हैं इसकी टोटल फेज क्या शो कर सकती है कि किस समय पार्टिकल कहां है और किस तरफ मोशन कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन। फेज वो क्वांटिटी है जो आपने कहा पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देगी। बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देगी, मैग्नीट्यूड भी बताएगी, पोजीशन भी Position बताएगी, और डायरेक्शन direction बताएगी। बताएगी। डायरेक्शन डायरेक्शन किसकी, जैसे आपको कुछ भी देखना हो, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या हो सकती है उसको ये शो कर सकता है, आप इसको बदल लो वेलोसिटी में, वेलोसिटी आ उसका जाएगी, शो कर देगा, एक्सीलरेशन, फोर्स। तो सबके बारे में ये कंप्लीट बिल्कुल। इंफॉर्मेशन दे पा रही है। तो इसका ऑप्शन जैसे अपन चेक करें, पहला कह रहा है कि ओनली द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, नो ना ऑल ये तो है ही है, जी। ओनली द डायरेक्शन नहीं साहब, टी समय पे कण की पोजीशन और गति की दिशा दोनों को शो करता है। तो हमारे इस 35 क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए, बोथ है, यानी पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी समय पर वो कण की स्थिति को भी शो करेगा और दिशा भी उसको बताएगा। तो देखो हम इस तरह से जो आपका ये फिजिक्स का गुणनीति का 16 वाला है 16वां जो हिस्सा अपन अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज बॉस थोड़े से बिजी थे तो वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए। बॉस की हमेशा कमी खलती रहती है, हम भी बहुत मिस करते हैं बॉस को, पर फिर भी क्या अभी आज जाना था वीडियो को, इसलिए हम लोग इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।